नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 2024 और 2024 का लोकसभा चुनाव अब अधिक दूर नहीं है, यानी देश 2024 की तरफ बढ़ रहा है, अगले चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। और उसी के सापेक्ष में अगर हम देखें, तो जो विरोधी दल हैं, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले भी तेज होते जा रहे हैं। उन पर आरोप चस्पा करने के प्रयास भी चौतरफा, यानी जो लुटियन मीडिया है उसकी तरफ से भी, विपक्षी दलों की तरफ से भी, देश के भीतर और देश के बाहर इस समय भारत की जो तेज प्रगति यात्रा है इसको बाधित करने के लिए जो जो ताकतें इस समय लगी हुई हैं, वो सब इस प्रयास में हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बनने पाए। और इसके लिए खास तौर से विपक्ष के वो चेहरे जिन पर गंभीर किस्म के आरोप हैं, भ्रष्टाचार के, घोटालों के, गड़बड़ियों के, और जो इस समय केंद्रीय एजेंसियों के इंटरोगेशन का, समन वगैरह का सामना कर रहे हैं, वो और उनके आका सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई कराने का आरोप चस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कम से कम एक नेता ऐसा है जिसने पिछले साल कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, सोनिया गांधी को 8 पेज की चिट्ठी लिखी थी और उस 8 पेज की चिट्ठी में सोनिया गांधी पर भी, राहुल गांधी पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। अब उन्हीं गुलाम नबी आजाद की पुस्तक प्रकाशित होने वाली है, बल्कि इसको आत्मकथा कहें तो अधिक सही रहेगा। अभी ये 5 अप्रैल को किताब प्रकाशित होने वाली है, यानी जब हम बात कर रहे हैं आज के दिन, इसका जो विमोचन है, जो लोकार्पण है, वो डॉक्टर करण सिंह के हाथों होना है। डॉक्टर करण सिंह कौन? महाराजा हरि सिंह के सुपुत्र। महाराजा हरि सिंह ने ही 1947 में कश्मीर का भारत में विलय करने के जो संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और डॉक्टर करण सिंह का पूरा जीवन एक तरीके से कांग्रेस में बीता है। वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। उनको राष्ट्रपति पद का एक प्रमुख उम्मीदवार और दावेदार भी समझा जाता रहा, लेकिन कांग्रेस के भीतर की राजनीति के वो शिकार होते रहे और उस पद तक तो कभी नहीं पहुंचे। पर जो अभी हाल में सूचनाएं मिल रही हैं, उनके कुछ इंटरव्यूज सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि वो भी अब इस परिवार से दुखी हैं। कांग्रेस को जिस तरीके से चलाया जा रहा है उससे दुखी हैं। और जो आत्मकथा प्रकाशित होने वाली है गुलाम नबी आजाद की, उसमें उन्होंने नए सिरे से राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर बड़े हमले किए हैं। और ये हमले ऐसे समय हुए हैं जब राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, विपक्ष के कई चेहरे पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी मोदी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने के आरोप लगा करके पॉलिटिकल एज लेने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी तो गौतम अडानी का जो राग है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। 2019 में राफेल राग इन्होंने गाना शुरू किया था और उसकी ऐसी हवा निकली कि देश की जनता ने इनको बुरी तरीके से रिजेक्ट किया। 2014 से पहले भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ
मुहिम चलाई ही गई थी, 2019 में भी चलाई गई, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी उसी तर्ज पर यह मुहिम जारी है। लेकिन जब लगभग समूचा विपक्ष मोदी पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगा रहा है, ऐसे में अगर गुलाम नबी आजाद अपनी पुस्तक में ये कहें कि पीएम मोदी ने कभी बदले की राजनीति नहीं की, तब जो विपक्ष की एक मुहिम चल रही है, इसको जबरदस्त धक्का लगा है। दूसरे, इन्होंने अपनी आत्मकथा में कई खुलासे किए हैं और यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस में अब कोई जमीनी नेता नहीं है, चाटुकारिता चरम पर है। गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा है पुस्तक में कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जैसे नेता भी वापसी नहीं कर पाए थे, तो इस समय जो उनकी अगली संतान है, अगली पीढ़ी है, इनकी तो एक्चुअल में बिसात ही क्या है। आपको पता ही है, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से अलग होकर के डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई थी और तब भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने ये कहा है इस पुस्तक में कि मैंने कई मुद्दों पर नरेंद्र मोदी का, उनकी सरकार का विरोध किया, लेकिन उन्होंने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा एक राजनेता की तरह व्यवहार किया। और इस किताब में सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश तो आजकल राहुल गांधी की नाक का बाल बने हुए हैं। आपने जम्मू कश्मीर में वो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा के समय देखा होगा, जम्मू में एक बयान दे दिया था दिग्विजय सिंह ने, और उस पर जब कुछ चैनलों ने बाइट लेने की कोशिश की तो ना केवल उन्होंने दिग्विजय सिंह को पीछे खींच लिया, बल्कि उनके चेहरे के सामने से माइक भी हटा दिए थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि जयराम रमेश अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री और जिसका एक रुतबा रहा कांग्रेस में, ऐसे दिग्विजय सिंह को कैमरों से दूर कर दें, माइक से दूर कर दें, तो ये साहस और दुस्साहस कहाँ से उनको मिल रहा है और ताकत कहाँ से मिल रही है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद का कहना यह है कि जब मैं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष था, उस समय जब अमित शाह जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटाने का ऐलान कर रहे थे और भाषण दे रहे थे, तब मैंने अपने पार्टी के सांसदों से कहा कि हम राज्यसभा में धरने पर बैठेंगे। सारे नेता धरने पर बैठ गए, सारे सांसद पार्टी के धरने पर बैठ गए, लेकिन राम रमेश अकेले थे जो अपनी जगह चेयर पर बैठे रहे, टस से मस नहीं हुए। उन्होंने ये भी कहा कि खास तौर से जयराम रमेश पर अटैक करते हुए कहा कि ये सब चाटुकार मंडली का एक हिस्सा है जो राहुल गांधी को एक तरीके से घेरे में लिए हुए हैं। इन्होंने G23 के बारे में भी चर्चा की। आपको याद ही होगा कि 2019 के नतीजे आने के बाद एक बार फिर से मुहिम शुरू हुई थी राहुल गांधी को वापस अध्यक्ष बनाने की, और वो भी चाटुकार मंडली के द्वारा ही हुई थी। तो गुलाम नबी आजाद का कहना ये है कि G23, जिनको ये माना गया कि ये बागी समूह है और जिन्होंने राहुल गांधी की वापसी की राह रोकने में अहम भूमिका निभाई थी, उन्होंने कहा कि G23 को तब जयराम रमेश समेत कुछ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा करार देकर के खरी खरी सुनाई थी।
तो गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी आत्मकथा में ये लिखा है कि अगर G23 का मैं प्रवक्ता था और मुझे भाजपा का मुखौटा कहा गया, तो मैं तो आज तक भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, मैंने अलग पार्टी बनाई है। पर जो बाकी के नेता थे, उनमें से तो अधिकांश आज भी कांग्रेस में ही बने हुए हैं और उनमें से कुछ को पदाधिकारी भी बना दिया गया है, कुछ जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। और इस किताब में कुछ पत्र भी शामिल किए गए हैं। तो किताब का प्रकाशन तो आज होगा, लेकिन इससे पहले ही इसके कुछ अंश सामने आए हैं और इससे पता चलता है कि गुलाम नबी आज़ाद ने एक बार फिर गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला है। और ये हमला ऐसे समय बोला गया है जब ये सबको यानी विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और 2024 में फिर से एक माहौल बना करके नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।